हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो इस वीक हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में न्यू यूसीसी आया है। ये हमारी कंट्री का आफ्टर वी कैन से कि पोर्तुगीज सिविल कोड का अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो ये कंट्री का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और खासकर इसके प्रोविजन जो लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट का डिस्कशन का इशू है। तो हम इसके प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, क्या प्रोविजंस हैं। और उसके साथ साथ जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, ये टॉपिक है एसटी और एससी एक्ट से रिलेटेड, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। तो वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। फर्स्ट वी विल मूव टू उत्तराखंड यूसीसी। उत्तराखंड का जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो उत्तराखंड यूसीसी जो है ये मैंडेट करता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स है इनको कंपलसरी रजिस्टर करना होगा। एक 16 पेज का फॉर्म है, साथ में एक रिलीजियस सर्टिफिकेट भी है जो मैरिज एलिजिबिलिटी को दर्शाता हुआ सर्टिफिकेट होगा, ये भी देना पड़ेगा। अब ये क्या है रिलीजियस सर्टिफिकेट जो कि मैरिज एलिजिबिलिटी के लिए है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूसीसी और इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप का प्रोविजन है, इसको लेकर जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनका ये कहना है कि ये पर्टिकुलर यूसीसी में हमने ये प्रोविजन इसलिए डाले हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, कि यहाँ पे वुमेन का जो है डोमेस्टिक क्राइम्स को, जिस तरीके से हमारे पास में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसको एड्रेस करते हुए हमारे पास में काफ़ी लॉ है। तो अब वुमेन अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो वहाँ पे भी उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक क्राइम्स ना हो, इसीलिए हमने लिव इन रिलेशनशिप और उसके रजिस्ट्रेशन, उससे जुड़े हुए प्रोविजन जो है वो उत्तराखंड यूसीसी में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो उत्तराखंड यूसीसी है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या रूल्स, लॉस, रेगुलेशंस है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो अ लिव इन रिलेशनशिप इज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन कोहिबिटिंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड सिमिलर टू मैरिज। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक मैन और वुमन ये एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हो और इनके बीच का जो रिश्ता हो दैट इज सिमिलर टू मैरिज। नाउ इसके स्कोप की अगर हम बात करें तो ये किन पर एप्लीकेबल है? दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर हेटेरोसेक्सुअल कपल। इसमें होमोसेक्सुअल कपल जो है, होमोसेक्सुअल कपल्स को इंक्लूड नहीं करा हुआ है। लेकिन अब अगर हम हेटेरोसेक्सुअल कपल की भी बात करें तो इसमें जो माइनर्स है उन्हें एक्सक्लूड करा हुआ है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और साथ ही साथ प्रोहिबिटेड रिलेटिव जो है 74 कैटेगरीज बताई हुई है जिसमें प्रोहिबिटेड रिलेटिव्स होते हैं और इन बीच भी लिव इन रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कजिन्स को भी इंक्लूड किया गया है। अब अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो अगर कोई पार्टनर इस लिव इन रिलेशनशिप में दोनों में से किसी भी पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है या उसका ऑलरेडी एक दूसरा लिव इन रिलेशनशिप में है तो वो सेकेंड लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो एक तो दोनों में से कोई भी मैरिड ना हो, सेकेंड दोनों में से कोई भी एग्जिस्टिंग लिव इन रिलेशनशिप में ना हो। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं यहाँ पर ज़रूरी है कि उनका कंसेंट लीगल हो, कंसेंट फ्री हो, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम फोर्स, फ्रॉड, कोर्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कंसेंट जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंटली एक फ्री कंसेंट होने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार को ये अथॉरिटी होगी कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है जो कि रजिस्ट्रार के पास नहीं होगा। उसके अलावा रजिस्ट्रार कैन वेरीफाई कंसेंट एंड आइडेंटिटी। अगर रजिस्ट्रार को सस्पिशियस लगता है तो वो कंसेंट भी वेरीफाई कर सकता है और साथ ही साथ आइडेंटिटी जो है वो भी वेरीफाई कर सकता है थ्रू अ समरी इंक्वायरी। नाउ उत्तराखंड का जो लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में अगर हम देखें तो अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसे 1 मंथ के अंडर जो है अपने लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप जो है ये रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन अगर वो अपने लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर रहे हैं तो इसे भी ऑफिशियली रिकॉर्ड करना रजिस्ट्रार के पास में जरूरी होगा। अगर हम प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन की बात करें तो ये आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपके पास में ओटीपी आएगा फोन में, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। दिस इज द ऑनलाइन मोड। आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो जिसके लिए आपको जो जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो वहाँ के लोकल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आप इसे रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास में ये रिक्वेस्ट आने के बाद में अप्रूवल जो है दैट शुड बी गिवन इन 13
30 डेज। अब 30 डेज के अंडर अगर रजिस्ट्रार चाहे तो इसको उससे रिजेक्ट भी कर सकता है और फिर आपको अपील करने के लिए 30 डेज मिलते हैं। तो अगर रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर दिया तो वेल एंड फाइन, अगर रजिस्ट्रार इसे रिजेक्ट करता है देन यू विल गेट 30 डेज। लेकिन अप्रूवल या रिजेक्शन जो है वो भी 30 डेज में आना चाहिए और उसका अपील जो है वो भी 30 डेज का ही टाइम पीरियड इसके लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड नोटिफिकेशन पर्पस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, जो लिव इन रिलेशनशिप की स्टेटमेंट है, ये लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड की जाएंगी, जिससे लोकल पुलिस स्टेशन को पता रहेगा कि ये लोग जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और यहाँ पर अगर कोई भी डोमेस्टिक क्राइम होता है तो पुलिस उसके लिए एक्शन ले सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इफ एनी पार्टनर इज अंडर 21, अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर 21 के अंडर उसकी एज है तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर स्टेटमेंट जो है लोकल पुलिस स्टेशन को तो जाएंगी, उसके साथ साथ पेरेंट्स और गार्जियन जो है जो कि अंडर 21 है उसे भी जाएंगी। इसके साथ साथ अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर को इसकी डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भी 30 डेज में अपडेट करनी है टू द रजिस्ट्रार। अब यहाँ पे फॉर्म रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक 16 पेजेस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि फॉर्म 3 ऑफ एनेक्सेट्स में दिया हुआ है। नाउ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में प्रूफ ऑफ एज चाहिए, क्योंकि 21 से नीचे होगा तो यहाँ पे पेरेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड। उसके साथ में प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी चाहिए तो उत्तराखंड के रेसिडेंट, अगर आप डोमिसाइल है आपके पास में उत्तराखंड का तो आपको ये करना जरूरी होगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी इसकी जगह पे चल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर्स लिविंग इन उत्तराखंड, अब जो लोग डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड के, अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा रह रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में वो अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, पासपोर्ट एक्सट्रैक्ट, रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, और उसके साथ में दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लैंडलॉर्ड वेरिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो रेसिडेंसी प्रूफ में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द लैंडलॉर्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड से एक बार वेरिफिकेशन भी होगा रजिस्ट्रेशन के पहले। उसके अलावा प्रूफ ऑफ प्रीवियस रिलेशनशिप भी आपको देना होगा। अगर आप डिवोर्स है तो आपको डिवोर्स डिग्री बताना पड़ेगा, अगर मैरिज नल है तो आपको नलिटी डिग्री दिखानी पड़ेगी, अगर स्पाउस की डेथ हो गई है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर टर्मिनेटेड लिव इन सर्टिफिकेट है तो फॉर एग्जांपल एक कपल रह रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, अब टर्मिनेट कर दिया है, अब वो दूसरे लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहता है एक पार्टनर, तो यहाँ पर उसको अपने प्रीवियस रिलेशनशिप का टर्मिनेट लिव इन सर्टिफिकेट भी बताना पड़ेगा। और उसके साथ में प्रूफ ऑफ परमिसिबिलिटी ऑफ मैरिज भी आपको बतानी पड़ेगी। अब ये क्या है प्रूफ ऑफ परमिसिबिलिटी ऑफ मैरिज? तो मैंने जैसे पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस करा कि 74 प्रोहिबिटेड रिलेशन है जिसमें लिव इन रिलेशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जो है, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट जो है वो आपको रिलीजियस लीडर से लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें तो साउथ में या फॉर एग्जाम्पल इंडिया के सदर्न पार्ट में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रॉस कजिन मैरिजेस होती है, या कुछ कम्युनिटी ऐसी है जहां पर हमें पैरेलल कजिन मैरिज भी देखने को मिलती है। तो अगर आपके कम्युनिटी में, आपके कस्टम में इन 74 जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज है, अगर उसमें मैरिज अलाउड है तो आपको आपके रिलीजियस लीडर या कम्युनिटी हेड जो है उसका सर्टिफिकेट देना होगा। उसके साथ में अगर हम बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें अगर हम देखने को मिलती है, तो सबसे पहले कि यहाँ पे मेंटेनेंस राइट मिलती है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर उस मैन ने वुमेन को डेजर्ट कर दिया तो ऐसे सिनेरियो में, जैसे मैरिज में हम देखते हैं कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को डेजर्ट कर दिया तो वुमेन को मेंटेनेंस राइट रहती है, वैसे इन लिव इन रिलेशनशिप में भी मेंटेनेंस राइट वुमेन को होगी अगर हस्बैंड डेजर्ट कर देता है। उसके अलावा चाइल्ड की लेजिटिमेसी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोविजन है। सो इट सेज कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, इसका सेक्शन 16 जो है ये कहता है कि अगर इवन दो मैरिज इज इलेजिटिमेट और मैरिज इज नल एंड वॉइड, उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा उस वेडलॉक से आता है, भले ही वो मैरिज वैलिड ना हो, लेजिटिमेट ना हो इन द आई ऑफ द लॉ, स्टिल वी कैन से कि ऐसे में भी स्टिल दैट चाइल्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, वो चाइल्ड लेजिटिमेट होगा और उसको इनहेरिटेंस राइट भी होंगी। वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप में अगर वुमेन रह रहे हैं और अगर वहाँ पे चाइल्ड आता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उस चाइल्ड को लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे और साथ ही साथ उसको इनहेरिटेंस भी राइट होंगी प्रॉपर्टी में। उसके साथ साथ अगर लैंडलॉर्ड जो है, तो लैंडलॉर्ड के पास में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में कपल रह रहा है, वो लैंडलॉर्ड को अप्रोच करता है
तो लैंडलॉर्ड जो है दैट कैन नॉट डिनाई टेनेंसी बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस इफ दे हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन के काइंड ऑफ वे गवर्नमेंट ने इसको पोर्ट्रे करा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उसका है तो फिर आपको कोई लैंडलॉर्ड भी डिनाई नहीं कर सकता ओनली ऑन दिस बेसिस कि यू डोंट हैव मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पे उत्तराखंड यूसीसी में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो अंडर दैट लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इतना प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन है, चलो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ तो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और पेनाल्टी जो है स्पेसिफिकली उत्तराखंड यूसीसी में मेंशन्ड है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो विद इन 30 डेज तो ऐसे सिनेरियो में देयर विल बी जेल फॉर 3 months और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और दोनों भी हो सकता है। अगर 30 डेज हो गए उसके बाद में अगर किसी ने कंप्लेन करा आपका कि आपने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करा है, या फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार की ही नॉलेज में आता है, रजिस्ट्रार ने नोटिस सर्व करा कि आप रजिस्टर कर लो मैरिज और फिर भी नहीं करते हो, तो ऐसे सिनेरियो में जो पनिशमेंट है दैट विल बी 6 month जेल और 25,000 रुपीज फाइन और बोथ। अगर हम लैंडलॉर्ड्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड मस्ट आस्क फॉर लिव इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिफोर रेंटिंग टू एन अनमैरिड कपल। तो अगर अनमैरिड कपल को अगर आप घर दे रहे हो तो ऐसे सिनेरियो में आपको लिव इन सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी होगा, आपको लिव इन सर्टिफिकेट लेना होगा। अब यहाँ पर अगर फॉल्स कंप्लेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल किसने फॉल्स कंप्लेंट करी हुई है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर ये फर्स्ट ऑफेंस है तो यहाँ पे वार्निंग होगी, क्वेश्चन होगा, और रिपीटेड फॉल्स कंप्लेंट है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फाइन जो है वो इम्पोज कर सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर उत्तराखंड यूसीसी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉम्बे हाईकोर्ट ऑन एससी एंड एसटी एक्ट। तो अगर हम देखें तो एक जीस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बोलना है कि एसटी और एससी एक्ट के अंदर देयर आर सर्टेन प्रोविजन जब वो तभी अट्रैक्ट होंगे व्हेन इट इज हैपेंड बिफोर द पब्लिक, इन द आई ऑफ द पब्लिक। अगर वो पब्लिक के सामने नहीं हो रहे हैं बिफोर द पब्लिक तो हम इन एसटी और एससी के जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस है उसको हम नहीं मानेंगे। वो कौन से ऑफेंस है, लेट्स सी। तो अगर हम केस ओवरव्यू की बात करें तो नेम ऑफ द केस इज अक्ष शम्सकर लेखखान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो केस ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो कंप्लेनेंट एलिग्ड दैट शी वाज असॉल्टेड एंड सब्जेक्टेड टू कास्टियस अब्यूज बाय हर पेरेंट्स रिलेटिव आफ्टर ही गॉट एंगेज्ड टू समवन एल्स। अब यहाँ पर ये है कि एक कपल है, दे गॉट एंगेज्ड। अब उसमें होता ये है कि बिकॉज ऑफ कास्ट यहाँ पर असॉल्ट भी होता है और यहाँ पर कास्टिस्ट वर्ड से अब्यूज भी होता है। सो एफआईआर वाज फाइल्ड अंडर आईपीसीज प्रोविजन, अंडर एसटीएससीज एक्ट प्रोविजन, और इसमें जो दो प्रोविजन है जिसपे ये जजमेंट आया है दैट इज सेक्शन 31R एंड 31S। अब 31R सबसे पहले क्या है, इट पनिशेस द इंटेंशनल इंसल्ट और इंटिमिडेशन टू ह्यूमिलेट एससी और एसटी मेंबर इन पब्लिक व्यू, और 31S जो है दैट इज पनिशेस कास्ट बेस्ड अब्यूज अगेंस्ट एन एससी और एसटी मेंबर इन पब्लिक व्यूज। ठीक है, तो एक इंटेंशनल इंसल्ट और दूसरा कास्ट बेस्ड अब्यूज है ना, दिस इज 31R एंड 31S। अब अगर हम इसमें बात करें तो इम्पोर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, सो दिस अगर हम ये सारे दोनों ऑफेंसेस से अगर हम किसी पर्सन को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, अब ये दोनों प्रोविजन में जो एक असेंशियल एलिमेंट है जो कि होना चाहिए कि ये दोनों ही ऑफेंसेस में रिक्वायर्ड है दैट इट शुड बी हैपन बिफोर द पब्लिक, इन द पब्लिक व्यू। अगर प्रोसिक्यूशन को यहाँ पे प्रूव करना है तो उन्हें बताना पड़ेगा इट इज हैपन इन पब्लिक व्यू। अब यहाँ पर अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में यही सामने आता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की अगर डिसीजंस की भी बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट जो है दे रिफर टू द केस ऑफ हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि 31R एंड 31S जो है इन दोनों सेक्शंस जो है इट मस्ट हैपन इन पब्लिक व्यू विद अ थर्ड पार्टी विटनेस। तो वहां पे कोई थर्ड पार्टी विटनेस होना चाहिए। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है दे सेड कि 31R एंड 31S यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे बिकॉज इट डजंट हैपन इन द व्यू इन पब्लिक व्यू। अब पब्लिक व्यू कैसे नहीं हुआ, बिकॉज एफआईआर चार्जशीट जो है दैट लैक इंडिपेंडेंट विटनेस स्टेटमेंट्स। तो एफआईआर और चार्जशीट दोनों में अगर हम देखें तो विटनेस कोई ऐसा इंडिपेंडेंट विटनेस स्टेटमेंट नहीं है, जिसके कारण क्या करा
कोर्ट ने आईपीसी और एससी और एसटी एक्ट के जो दूसरे प्रोविजन से चार्जेस है उनको तो वैलिड माना, बट दे हैव ड्रॉप दिस टू सेक्शन, दैट इज सेक्शन 31R एंड 31S. सो दिस टू चार्जेस वाज क्वश्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट. ऐसा ही डिसीजन जो है वो हमें कर्नाटक हाई कोर्ट में भी देखने को मिला था. तो द नेम ऑफ द केस कर्नाटक हाई कोर्ट में जो केस हुआ था दैट इज शिवलिंगप्पा बी केरा कलामती वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक. So this case was happened in September 2023, very recent case. तो इस केस में भी अगर हम बात करें तो कास्ट बेस्ड अब्यूज और असॉल्ट विथ अ साइकिल चेन, ठीक है. तो एक साइकिल जो बाइसिकल की चेन रहती है उससे असॉल्ट करा, और उसके साथ साथ यहाँ पे एलिगेशन था कि कास्ट बेस्ड अब्यूज भी करे हुए हैं. ये जो मेन कंप्लेनेंट था उसके एलिगेशंस थे. तो यहाँ पे भी कर्नाटक हाई कोर्ट जो है दे क्वेश्चन द चार्जेस ऑफ सेक्शन 31S एंड 31R, बिकॉज यहाँ पर भी ये दोनों ही, अगर हम देखें इंटिमिडेशन या हम कह सके इंटेंशनल अब्यूज या कास्ट बेस्ड अब्यूज जो है दैट वाज नॉट हैपन बिफोर इन द आई ऑफ द पब्लिक व्यू रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर भी फुलफिल नहीं हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने भी दिसंबर 2024 का अगर रूलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी एक ऐसा सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था जिसमें charges was set aside where offense took place in the house backyard. तो यहाँ पे हाउस के बैकयार्ड में ये इंसल्ट कास्ट बेस्ड अब्यूज हुए थे, ठीक है. अगेन 31R एंड 31S, ठीक है, ये चार्जेस लगाए गए थे. लेकिन कोर्ट का ये मानना था कि ये जब बैकयार्ड में हुए थे तो हाउ कैन यू से कि इट इज हैपेंड बिफोर अ पब्लिक व्यू, ठीक है, या पब्लिक प्लेस में कैसे हुआ है. तो ये एक मेन रूलिंग था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था फॉर रिगार्डिंग SC एंड ST एक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैव ऑलरेडी गिवन द डिसीजन कर्नाटक हाई कोर्ट में, और नाउ अब बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल्सो मेड द पोजिशन वेरी स्ट्रांग ऑन दिस पर्टिकुलर point. So this is it for today. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Law Seekho.